दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने लगभग 172 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन अभी सॉल्व करवा रहा हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो अब हम लोग उसके आगे से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 173 से। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 173 स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत में एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की प्रमुख मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों दोस्तों जो आपका 1886 का अधिवेशन हुआ है उसकी जो अध्यक्षता की है वो दादा भाई नौरोजी ने की है। मतलब इसका सी ऑप्शन राइट है। अब दादा भाई नौरोजी ने कब कब अध्यक्षता की है? एक तो 1886 में की थी, ठीक है, और एक 1893 में की थी। कब? 1893 में। 1893 का जो अधिवेशन हुआ था उस सेशन में इन्होंने ही अध्यक्षता की थी 1893 में। और मैं बताऊंगा इसका प्लेस भी कि कहाँ कहाँ हुआ था। और एक किया है इन्होंने 1906 में अध्यक्षता की थी। तो ये जो 1886 वाला किया था ये आपका कलकत्ता में किया था, मतलब कलकत्ता में। और जो 1893 वाला किया था ये लाहौर में हुआ था। और 1906 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये भी आपका कलकत्ता में हुआ था। और इन तीनों अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और जो 1886 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी सेशन में जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की प्रमुख मांग की गई थी। कौन से? 1886 वाले में। दोस्तों, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वो आपका 1885 में हुआ था। और इसकी जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। किसने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। और ये हुआ कहाँ था 1885 वाला? ये बॉम्बे में हुआ था। ये पहला अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। और बॉम्बे में कहाँ पे? ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इसके साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले जो नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। लेकिन बाद में 1885 में इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इसलिए यह माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय जो संघ है उसकी स्थापना हुई थी 1884 में। ठीक है, चलिए। तो इस जो क्वेश्चन है 173, इसका जो राइट आंसर है वो दादा भाई नौरोजी है। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि तोपखाना निम्नलिखित में से किसकी सैन्य तोपखाना शाखा को सामान्य नाम था? किसकी सैन्य शाखा का सामान्य नाम था? ये मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। जो इसका राइट आंसर है वो मुगल राजवंश है। मतलब मुगल राजवंश में क्या था कि तोपखाना, ये इनमें से किस शाखा को मुगल राजवंश में तोपखाना नाम दिया गया था। ठीक है, चलो 175 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़िए। इसमें देखिए लिखा हुआ क्या है। एक मिनट में सारा कुछ चेक कर लूं कि ये स्क्रीन पे सब कुछ सही है क्या, आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है? बिल्कुल आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है। तो अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ 175 में निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है? तो देखो भाई, जो ए ऑप्शन है जैसे सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियां, यही आंसर है। क्योंकि इसमें 1857 में जो संग्राम हुआ था उसमें इसका तो कोई रोल था ही नहीं, सती प्रथा के या कन्या भ्रूण हत्या का। वो जो युद्ध हुआ, मतलब संग्राम हुआ था 1857 का, वो कुछ किसी और कारणों से हुआ था। जैसे कि आपका शासक और शासित के बीच संपर्क का अभाव, मतलब जो राजा थे ना उनके बीच थोड़ा संपर्क की दिक्कत थी। और एक व्यक्तिगत सिद्धांत लाया गया था उसके खिलाफ उसके खिलाफ जो लोगों की आवाज उठी, तो उस जो आंदोलन हुए वो ही एक स्वतंत्रता संग्राम का रूप लेता गया। और यहाँ पे जो बी है ग्रीस युक्त कारतूस का परिचय, इससे तो आप मतलब ऑलरेडी परिचित हो ही कि जो कारतूस था उस टाइम पे उसमें जिसमें सुअर की जो चर्बी से जो बनाया जाता था। बाद में ये मंगल पांडे को पता चला बैरकपुर में, तो उन्होंने वहां से ये
ये लड़ाई शुरू कर दी थी, है ना। तो वहां से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। तो ये 3 कारण सबसे ज्यादा है। लेकिन इसमें सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह का तो कोई रूल है नहीं, इसलिए यही हमारा जो ए ऑप्शन है यही नहीं माना जाता, क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा ना, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट है। ठीक, 176 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या अपना लिया था। अब आप बताओ चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में उन्होंने क्या किया था, जैन धर्म अपना लिया था, मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वो सल्लेखना विधि से हुई थी। किससे? सल्लेखना विधि। सल्लेखना सल्लेखना विधि में देखो क्या होता है कि जो भी सल्लेखना विधि द्वारा मतलब अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, वो क्या करता है, खाना पीना बंद कर देता है। तो धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता चला जाता है। यही सल्लेखना विधि होती है, ये जैन धर्म की होती है। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 177 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था। तो जो सुभाष चंद्र बोस ने बाद में कार्यभार संभाला था इंडियन नेशनल आर्मी का, लेकिन इससे पहले इसका जो नेता था वो मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट है। तो मोहन सिंह इसके नेता थे पहले। किससे? सुभाष चंद्र बोस से पहले। क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। 178 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देखो 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था। तो 178 का जो राइट आंसर है, पहले एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लो। क्या 1793 का चार्टर एक्ट, उसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया। तो ये आपने मतलब पहले भी पढ़ा होगा, ये 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था। क्लियर बात है? 20 वर्षों के लिए मतलब रिन्यू कर दिया गया था कि जो चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग उनका जो व्यापार करने की नीतियां थी वही रिन्यू कर दी गई थी, फिर से लागू कर दी गई कि भाई आप अगले 20 वर्षों तक फिर से इसी तरीके से आप व्यापार कर सकते हो उन्हीं नीतियों के साथ में। तो ये 20-20 वर्षों पे ये बढ़ता गया था। ठीक, अब 179 का क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1640 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया और बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की। तो देखो किस कंपनी ने 1640 के दशक में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था। कब? 1640 में किया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, और इसमें ही बाद में 1684 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। क्लियर बात है? चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 180। इस पीडीएफ में लगभग हम लोग 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे और आज ये हिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसी आप जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे, बस यही हमारा मोटिवेशन है, ये हमारे मोटिवेशन के लिए काम आता है। ओके गाइस, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 180 हम लोग सॉल्व करते हैं। 180 में क्या लिखा हुआ है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनवाया गया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया गया था वो गुलाम वंश के समय में बनवाया गया था, मतलब सी ऑप्शन इनका राइट आंसर है। किसने बनवाया था? गुलाम वंश में। चलो क्वेश्चन नंबर 181। ठीक है, 181 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पोटापुली में अपना कारखाना स्थापित किया था। अब देखो कोरोमंडल तट किस साइड में है। कोरोमंडल तट जो है आपका ये पूर्वी साइड में अपना मतलब दक्षिण पूर्व में है कोरोमंडल, राइट। तो उधर जो कारखाना किसने 1606 में स्थापित किया था, तो इसका जो राइट आंसर होना डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर यानी कि पोटापुली, स्थान का नाम है पोटापुली, वहां पे अपना कारखाना स्थापित किया था। किसने? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो डचेस आए सबसे पहले, तो देखो अंग्रेजों से पहले डचेस आए थे तो उन्होंने ही इस कंपनी को स्थापित किया था सबसे पहले। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 182 नंबर का लिखा हुआ है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान
शिक्षा आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्य थी। अप्राप्य का मतलब है इजीली अवेलेबल नहीं थी, लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे उस टाइम पे, वो भारतीय लोगों को मतलब पढ़ने से रेस्ट्रिक्शन लगाते थे, वो उनको सही से शिक्षा के लिए अनुमति नहीं देते, स्वीकार नहीं करते थे, है ना। तो इसलिए उनके लिए इजीली अवेलेबल नहीं थी। इसलिए 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 1947 के आसपास। तो देखो, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को पढ़ने से हमेशा रोकते रहते हैं, शिक्षा का लेवल बहुत कम था। तो यहाँ पे आप समझ लो ये 20% से भी कम था, मतलब इसका जो ऑप्शन है ये बी ऑप्शन सही है। उस टाइम पे भारत में बहुत कम शिक्षा थी, तो साक्षरता दर 20% से भी कम थी 1947 के आसपास, जब हमारा भारत आजाद हुआ था। फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 183 को पढ़ते हैं। 183 में क्या लिखा हुआ है? औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का ही परिणाम था। यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में औद्योगिक विकास की प्रकृति का सटीक वर्णन करता है? चलो पढ़ते हैं सारे ऑप्शन। ए ऑप्शन कह रहा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक औद्योगिक विकास। क्या ऐसा था? देखते हैं, आगे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। सीमित औद्योगिक गतिविधि मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों पर केंद्रित थी। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, भारी उद्योग का संतुलित क्षेत्रीय वितरण। डी ऑप्शन में लिखा है सभी प्रांतों में मजबूत घरेलू पूंजीगत सामान उद्योग। तो देखो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, भारी उद्योगों का संतुलित क्षेत्रीय वितरण, यही किया गया था। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन है 183 नंबर का, ना ना ना, एक मिनट, हाँ, इसमें ये किया गया था तो सीमित औद्योगिक जो गतिविधि थी, सीमित औद्योगिक गतिविधि मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों में ही केंद्रित थी। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि आप देखो अंग्रेजों ने कहां से अपना ज्यादातर देखो आते जाते थे, वो अपने बॉम्बे से, है ना। बॉम्बे और कोलकाता यही उनके बिजनेस हब थे, यहीं से सारा उनका बिजनेस होता था, बॉम्बे और कोलकाता। तो इसलिए आपके बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं। 184 में क्या लिखा हुआ है? विनायक दामोदर सावरकर, यानी जिसे आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीडी सावरकर, द्वारा स्थापित किस गुप्त समाज ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया था? किसने? बीडी सावरकर। तो बीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना की थी, अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है 184 का। अब 185 क्वेश्चन देखते हैं। 185 क्वेश्चन में लिखा हुआ हरिशेण किसके राजकवि थे? तो आप एक बार सोचो कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक स्कंदगुप्त, एक चंद्रगुप्त प्रथम, एक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी एंशिएंट वाली, तो वहां पे आपने हो सकता है कि आपको याद आ रहा हो कि हरिशेण जो थे वो समुद्रगुप्त जी के राजकवि थे। किसके? समुद्रगुप्त जी के। हरिशेण समुद्रगुप्त जी के राजकवि थे। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ बढ़ते हैं। 186 क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि कन्नौज, एक मिनट मैं स्क्रीन चेक कर लेता हूँ कि सारा कुछ ठीक चल रहा है। सेट 1 मिनट के लिए, हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। चलिए, अब हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? कन्नौज के लिए, तो देखो जो कन्नौज के लिए तीन मतलब तीन राज्यों के बीच में या तीन राजाओं के बीच में जो हुआ था युद्ध, वो कौन कौन से थे? जो चालुक्य वंश के लोग थे और पाल और राष्ट्रकूट। चालुक्य, पाल और राष्ट्रकूट, सॉरी माफ करना गाइस, इसका जो राइट आंसर पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। कौन? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, देखो गाइज ये क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो आपको थंबनेल में दिख रहे हैं। हम लोगों ने ये मतलब कंपाइल एक पीडीएफ निकाली है, और जिसकी भी ये पीडीएफ है, एक्चुअल में हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, ये पीडीएफ मैंने किसी चैनल से ली हुई है। तो ये जो वीडियो है उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। इसमें एक्चुअली हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, बस मैंने सोचा कि पढ़ा देते हैं, आप लोगों तक ये पहुंच जाए तो अच्छी बात है ना। तो क्वेश्चन नंबर 187 पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है भारतीय कपड़ा उद्योग विविधात्मक व्यापार प्रथाओं के अधीन था। निम्नलिखित में से किस नीति ने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान पहुंचाया? चलिए सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? आयात और निर्यात पर समान टैरिफ। क्या ऐसी बात है? देखते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन देखो, कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसके पहले सारे ऑप्शन देखो, उसके बाद आप
उनको पढ़ो। भारत के भीतर मुक्त व्यापार, क्या ये सही है? निर्यात सब्सिडी, ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाना, ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाना, तो यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसी ने नुकसान पहुंचाया था भारतीय कपड़ा उद्योग पर। ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाया गया था, तो इससे नुकसान हुआ था कपड़ा उद्योग पर, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है बिल्कुल, 187 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं। लिखा हुआ है कि 1930 के दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो देखो पहले सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कौन से कथन बिल्कुल सही है। ठीक, चलो दांडी यात्रा के बारे में। यह दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और 240 मील की दूरी तय करते हुए दांडी में समाप्त हुई थी। क्या यह बात सही है? तो हमारे हिसाब से तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन तो राइट है। अब बी वाला देखते हैं। दांडी यात्रा के कारण पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नहीं भाई, दांडी यात्रा के कारण तो नहीं हुए थे, है ना? दांडी यात्रा के कारण तो नहीं हुए थे, वो तो दूसरा कौन सा था, वो उस टाइम पे मतलब दांडी यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय शुरू हो गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अवज्ञा आंदोलन ये बंद किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो ए ऑप्शन राइट होने वाला है। कौन सा? सिर्फ ए कथन सही है, सिर्फ ए वाला, ये बी वाला तो गलत है आपका। ठीक, 189 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 189 में क्या लिखा हुआ है? भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया था? देखो महात्मा गांधी पहले जो थे साउथ अफ्रीका में रहते थे, उन्होंने वहां पे आंदोलन करना, अनशन करना, भूख हड़ताल करना, वहां पे बहुत इस्तेमाल किया था। लेकिन भारत में पहली बार कब इस्तेमाल किया, वो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, कब? भारत में। तो भारत में जब सबसे पहला केस आया था उनके सामने, वो अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष आया था। अहमदाबाद मिल मजदूर में केस हो गया था कि उनसे उनके बोनस से रिलेटेड उनको जितना कंपनी ने वादा किया था, एक्चुअल में एक टाइम था, उस टाइम पे शायद 1918 की बात है, तो एक प्लेग फैला हुआ था, तो उस टाइम पे कंपनी ने वहाँ के जो काम करने वाले लोग थे उनको एक्स्ट्रा बोनस देने का प्रॉमिस किया था। लेकिन बाद में वो कंपनी वाले जो लोग थे वो मुकर रहे थे, इसी बात पे विवाद हो गया था, तब उसके लिए गांधी जी को बुलाया गया था। तो ये अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन था, यही इनका पहला जो गांधी जी का है भूख हड़ताल आंदोलन था ये, और सफल भी रहा था ये, है ना? तो राइट आंसर है ए। चलो क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ मूव करते हैं। 190 में क्या लिखा हो कि बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? देखिए भाई बंगाल ये जो है ना, आप इससे तो बहुत तरीके से वाकिफ हो। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। डेट 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को लागू हो गया था, है ना? तब उसके बाद ये भूख हड़ताल मतलब ये बहुत सारे तरीके से विरोध किया गया था, तो इसका आंसर तो 1905 है। उस दिन क्या फिर उसके बाद क्या किया गया था? देखो रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था। कौन सा? रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था, और कई तरीके से मतलब विरोध किया गया था बंगाल विभाजन का। कब हुआ, कब था? 1905 में शुरू हो गया था। स्वदेशी आंदोलन किया गया था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन भी किया गया था, है ना? आंदोलन तो 1905 में किया गया था। चलो इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कि 191 है आपका। क्वेश्चन नंबर 191 में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो कि हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के निजाम ने अपने शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया था? तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, या फिर एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य, या एक हिंदू राजतंत्र, या दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता। तो यही जो हैदराबाद के जो निजाम थे, उन्होंने अपने शासन को किस रूप में ये प्रयास पेश करने का प्रयास किया? दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता, मतलब मुस्लिम तरीके से शासक चला रहे थे हैदराबाद के निजाम। मतलब वहाँ पे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, तो मुस्लिम के लोगों का जो ज्यादा था क्षेत्र, वो है ना, मुस्लिम के रीति रिवाज कानून उधर ज्यादा चलते थे। तो इसका ऑप्शन आपका फोर्थ यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 192 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। 192 क्या लिखा हुआ है कि कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने कृषि के विकास के लिए एक विभाग खोला था, तो उसका जो नाम था वो है दीवाने कोही।
यही है, दीवाने को ही, मतलब ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ये दीवाने को ही, यही था आपका कृषि के विकास के लिए, दीवाने को ही, कौन सा, याद कर लो, दीवाने को ही विकास के लिए किसने खोला था, किसने खोला था, एमबीडी, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 193 पढ़ते हैं। 193 में लिखा हुआ, कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किन शासकों के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 193 में क्या लिखा हुआ है कि जो कर्नाटक में बादामी गुफाएं हैं उनका निर्माण किसने करवाया है, किन राजाओं ने करवाया है। तो बादामी गुफाओं का जो निर्माण है वो चालुक्य वंश के राजाओं ने करवाया है, मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है 193 का। 194 देखते हैं कि भूमि अनुदान के कारण गुप्तोत्तर समाज में किस वर्ग को अधिक महत्व प्राप्त हुआ, किसने, भूमि अनुदान के कारण। तो इसमें सबसे ज्यादा अधिक महत्व ब्राह्मणों को मिला था, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है इसका, है ना, सी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 195 पढ़ें, देखो जिसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 195 पढ़ लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आपका ऑप्शन ए है कि मिलिंद पन्नु, ठीक, या फिर प्रयागराज प्रशस्ति, या विष्णु पुराण, या अर्थशास्त्र। तो जो समुद्रगुप्त के शासन का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है उसे इससे ज्यादा जानकारी मिलती है और मतलब सटीक जानकारी, मतलब विश्वास पात्र माना जाता है, वो है प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा, प्रयाग प्रशस्ति, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है इसका। 196 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पल्लव के जो शक्तिशाली शासक एक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, और इन्हीं ने ही महाबलीपुरम में तट मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। 197 क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि अशोक ने धम्म के प्रसार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था। देखो जो सम्राट अशोक थे, एक जब युद्ध हुआ था कलिंग का, तो वहां पे बहुत सारी हत्याएं हुई थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, जो बौद्ध धर्म है वो अपना लिया था। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कुछ अधिकारी नियुक्त किए और उनको मतलब प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत में भेजा, और कुछ लोगों को भारत के बाहर के देशों में भी भेजा। तो उन अधिकारियों को क्या, किस नाम से जाना जाता है, तो वो है राइट आंसर आपका धम्म महामात्र, मतलब ऑप्शन सी आपका राइट है बिल्कुल, धम्म महामात्र के नाम से उनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं, कौन सा हड़प्पा स्थल जुते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है, मतलब हड़प्पा के किस स्थल में जुते हुए खेत मिले, मतलब उनका अवशेष, उनके जो सबूत मिले हैं, मतलब साक्ष्य मिले हैं। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपका कालीबंगा, कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा में और क्या मिला है, ये आपकी चूड़ियां मिली हैं, है ना, चूड़ियां भी मिली हैं, और कुछ टूटी हुई चूड़ियां, और कालीबंगा में बहुत चीजें मिली हैं। देखो हमारा जो हड़प्पा का क्षेत्र है वो बहुत सारे जगहों पे अब फैला हुआ है, जैसे कि आपका हड़प्पा का क्षेत्र कुछ जो है यूपी में भी आता है। यूपी में कहाँ, जो मेरठ शहर है उसमें हड़प्पा का थोड़ा हिस्सा है। ये आपका पंजाब में भी हड़प्पा का कुछ हिस्सा पड़ता है, कुछ आपका गुजरात में भी पड़ता है। गुजरात में कहाँ पे, लोथल में, गुजरात लोथल हो गया, है ना, और बाकी बहुत सारा जो हिस्सा है वो आपका पाकिस्तान में है ना। ये हड़प्पा बहुत बड़ा, मतलब एक पूरा एरिया था। तो ये सब हिस्से आपके ज़्यादातर पाकिस्तान में आता है, लेकिन कुछ हिस्सा आपका पंजाब में, मेरठ और यूपी के मेरठ में, गुजरात में भी पड़ रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 199 पढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया कालीबंगा। 199 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यताएं फली फूली। 5000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, और वो भी थार रेगिस्तान में। थार रेगिस्तान में कौन सी सभ्यताएं फली फूली। तो जो इसका राइट आंसर है 199 क्वेश्चन का, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, ये उसी एरिया की तरफ तो है। थार रेगिस्तान में कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता, यही सबसे 5000 पूर्व फली फूली थी। चलो क्वेश्चन नंबर 200 को डिस्कस करते हैं।
कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का। देखो अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था और ये फिर से रिपीट हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, मतलब ये आपके लिए भी रिपीटेड है, इसको याद कर लो। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग खोला था और उस विभाग का नाम क्या था? दीवाने कोही। दीवाने कोही क्या नाम था इसका? दीवाने कोही। याद हो गया? चलो अब 201 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का जो शासक बना वो आया था समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त आया था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। ठीक है, 202 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं है? कौन मौर्य शासक नहीं है? चलो पढ़ें। तो 202 का जो राइट आंसर देखो, संप्रति ये भी मौर्य शासक है, बृहद्रथ भाई ये भी मौर्य शासक है, देववर्मन ये भी मौर्य शासक है, लेकिन पुष्यमित्र ये मौर्य शासक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पुष्यमित्र है ये शुंग वंश का शासक है। किसका? शुंग वंश का। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग वंश का शासक है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 203 पढ़ते हैं। नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? आपने ये कई बार मतलब पढ़ा भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा सीमा पर देखो जब इनका युद्ध हुआ था किसके साथ? पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने इनको पराजित कर दिया था। किसको? हर्षवर्धन को। तो इसका जो आंसर है पुलकेशिन द्वितीय बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं। लिखा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि कौन सी थी? तो देखो एक ऑप्शन लिखा हुआ सम्राट, महाराज या महाराजाधिराज या फिर चक्रवर्ती। तो इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, यानी यहाँ पे आ जाएगा महाराजाधिराज, है ना? तो ये उसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपको याद हो गया होगा, याद भी करते जाओ साथ में। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी वो महाराजाधिराज की थी। ठीक, और चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी अभी मैंने बताया आपको विक्रमादित्य की, किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये जो उपाधियों से क्वेश्चन आता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 205। 205 में क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। ब्रिटिश सामाजिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? 205 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं सभी ऑप्शन। शिक्षा में गिरावट, और बी ऑप्शन है जातिगत शक्ति में वृद्धि, धार्मिक कट्टरवाद का प्रसार, या सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। तो यही था, उस टाइम पे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय हुआ था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये तो बात तो ये तो थी क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने महिलाओं की शिक्षा पर भी मतलब ध्यान दिया गया था, ध्यान दे रहे थे, और सामाजिक सुधारों में मतलब महिलाओं पे अच्छा ध्यान दिया गया था उस टाइम पे। चलो 206 क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 206 नंबर का। और यहाँ पे लगभग अभी हम लोग 70 क्वेश्चन लगभग और करेंगे, है ना? 60-70 क्वेश्चन, फिर ये कहीं पीडीएफ फिनिश होगी। चलो 206 नंबर का क्वेश्चन है। अशोक के स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखो ए ऑप्शन, वे कंक्रीट से बने होते थे। जो स्तंभ अशोक ने जो स्तंभ बनवाए वो किस किस से बने होते हैं? जो सत्य कौन सा है? कंक्रीट से बने होते थे, देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन पढ़ते, वे मुख्यतः लकड़ी से बने होते थे, वे मुख्यतः लोहे से बने होते, वे मुख्यतः पत्थर से बने होते थे। तो जो अशोक के स्तंभ थे वो मुख्यतः पत्थर से बने होते हैं, मतलब डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अशोक के स्तंभ किससे बने होते थे? पत्थर से। तो पत्थर राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 207 को पढ़ते हैं भाई। 207 में लिखा हुआ है कि 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द किया गया था? देखो भाई, बंगाल विभाजन जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे अपनी रानी के साथ में, है ना? वो कब आए थे? वो 1911 में आए थे। तब दिल्ली दरबार हुआ था। कब? दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। तो दिल्ली दरबार में ही घोषणा कर दी गई थी कि भाई बंगाल विभाजन को ये रद्द किया जाता। तो 1911 में ये रद्द कर दिया गया था। और दिल्ली दरबार कब हुआ?
दिल्ली दरबार आपका 1911 में ही हुआ था। कब? जब जॉर्ज पंचम आपके भारत आए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 208 पढ़ते हैं। 208 में लिखा हुआ है, किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी थी? जब देखो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको लगा कि भाई अंग्रेज लोग जो हैं सही से शासन को संभाल नहीं रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, कुछ उनके जो अधिकार थे उनको क्या किया, वो लेकर के ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिए गए थे। तो वो एक्ट कौन सा था ईस्ट इंडिया, किस अधिनियम के द्वारा? ठीक, तो जो वो अधिनियम है आपका, वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858, मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है आपका। 209 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने अधीन करने की शक्ति दी? लो फिर से रिपीट होगा सेम क्वेश्चन। कब? भारत सरकार अधिनियम 1858। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 210, भारत में गवर्नर जनरल का पद, भारत में गवर्नर जनरल का पद नाम कब वायसराय या क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में पदोन्नत किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1858 में। क्यों? क्योंकि अब शासन डायरेक्ट क्राउन के हाथों में चला गया था, तो इसका भी राइट आंसर आपका है ये 1858। क्वेश्चन नंबर 211 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो देखो 1928 में आपका जो साइमन कमीशन आया था, मतलब मेनली ये तो 27 में बन गया था और फिर 28 में आया था साइमन कमीशन। ठीक, अब यहाँ पे देखो उसके विरोध का मेन कारण क्या था वो आप यहाँ पे समझोगे। तो भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी थी, यही चीज थी। क्यों? क्योंकि जो कमीशन साइमन आयोग बना था उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सब के सब अंग्रेज थे। तो यहाँ के जो लोग थे वो ये मांग मतलब बोल रहे थे कि भाई इसमें भारतीय लोग तो होने चाहिए, है ना, तो उसमें सब अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है इसीलिए। चलो 212 पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था? तो वहां पे देखो आभूषण बनाने के लिए वो लोग हाथी के दांत का उपयोग करते थे। स्टीटाइट ये तो बहुत यूज होता था, और स्टीटाइट वो लोग मुद्रा बनाने में भी यूज करते थे। कहाँ पे? जब हड़प्पा काल था, हड़प्पा सभ्यता में स्टीटाइट की मुद्राएं भी बनती थी और कार्नेलियन धातु का भी प्रयोग किया जाता था। लेकिन हीरा डायमंड, उस टाइम पे डायमंड का उपयोग नहीं होता था क्योंकि हीरा उस टाइम पे खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 213 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 1600 में एक चार्टर के माध्यम से बनाई गई थी जिसने इसे 15 वर्षों के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व क्षेत्र के साथ व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया था? ठीक, तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। ठीक, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलो क्वेश्चन नंबर 214 पढ़ते हैं। जो कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध भाई किस वर्ष लड़ा गया था? ये आपका 261 में लड़ा गया था, उसके बाद ही तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था। इस कलिंग युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और इसी से आहत होकर के जो सम्राट अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 215 पढ़ लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो वो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, जिन्हें भारतीय अशांति का जनक माना जाता है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी एनी बेसेंट की तरीके से होम रूल आंदोलन की शुरुआत की है ना। क्या? होम रूल होम रूल की शुरुआत की थी किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने ही।
ठीक, ये वही व्यक्ति हैं, ये गरम दल के मतलब साथ में थे, गरम दल के पक्ष में रहते थे। गरम दल के पक्ष में कौन? बाल गंगाधर तिलक जी। क्लियर बातें हैं? बाल गंगाधर तिलक जी ही हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। कौन? कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने कभी, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 216 क्वेश्चन नंबर 216 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने किस शिक्षा को एक किसको एक शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। ठीक, तो 216 का जो राइट आंसर है, पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन। महिला सशक्तिकरण का सपोर्ट करने के लिए, किसके लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया? वो औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए, भारतीय समाज को सुधारने के लिए, या भारतीय व्यापार का विस्तार करने के लिए। देखो भैया, जो अंग्रेज थे उन्हें भारतीय समाज सुधरे न सुधरे उन्हें से तो कोई मतलब था ही नहीं। क्लियर बात है। महिला सशक्तिकरण का भी उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उन्हें अपना ही शासन मजबूत करना था, अपना ही शासन। भारतीय व्यापार, वो तो अपना व्यापार बढ़ा रहे थे। जो मेन रीजन था वो था औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाना। इसीलिए वो चाहते थे कि जैसे मान लो भारत के लोगों को शिक्षा थोड़ी सी देंगे और वो अपने ही कामों में उनको यूज करेंगे, वो इसलिए शिक्षा दे रहे थे, है ना। चलो 217 क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। 217 में लिखा, बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अंदर पाए जाते हैं? तो भाई बुद्ध के जो इस अवशेष हैं वो तो स्तूप में पाए जाते हैं, तभी तो स्तूप बनाए गए। जहां जहां अवशेष रखे गए बौद्ध जी के, वहां वहां स्तूप बनाया गया। तो इसका राइट आंसर है स्तूप। एक बार मैं चेक कर लूं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। एक मिनट बस। हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 218। इसमें निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो सातवाहन वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 219 में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराने के लिए भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे माना जाता है? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा होगा। पहली बार जो भारत का झंडा लहराया था वो किसने? मैडम भीकाजी कामा ने। मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार भारत का झंडा फहराया था। क्लियर बात है। 220 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मुगलों द्वारा निर्मित, एक मिनट स्क्रीन सेट कर लूं, शायद कुछ अरेंजमेंट कुछ मिस्टेक इधर दिक्कत हो रही है। हाँ सही है। चलो, मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इबारत या कस्बे में सलीम चिश्ती का मकबरा है? तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है भैया, दो और इंपॉर्टेंट भी, इस पे मैं एस्ट्रिक कर देता हूँ। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर हमारे 220 तक हो गए हैं। अभी लगभग आपके 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उनको फिनिश करने के बाद हम लोग अगली वीडियो में हम लोग पॉलिटी भी करेंगे। ओके दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा। और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी क्वेश्चन में या कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसको क्लियर करेंगे। ओके गाइज, और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लेना। ओके, उसमें मैं डलवा दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो 221 में लिखा हुआ क्या है कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में लॉर्ड थॉमस मैकाले को किस लिए जाना जाता है? तो मैकाले को किस लिए जाना जाता है? देखो ऑप्शन ए पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो नहीं, 1857 विद्रोह के नेतृत्व का टाइम कोई और था, है ना। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे था, और ना लॉर्ड कैनिंग थे शायद, आई होप। हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1858 का निर्माण, इससे भी कोई मतलब इन्हें नहीं था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसी और के टाइम में हुआ था। लेकिन भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करना और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था किसने? मैकाले ने। तो मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के लिए, अंग्रेजी शिक्षा में बढ़ावा के लिए जाना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा में बढ़ावा दिया था किसने? मैकाले ने। ओके, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 222 पढ़ते हैं। इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? कब? इस्लामी शासकों के शासनकाल में। तो
तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपका दीवाने खास। दीवाने खास ही तो है जो निजी इमारत हुआ करती थी, यहाँ पे ही राजा अपना मतलब राजा मेनली रहता था और उसकी जो बेगम वगैरह थी वो यहीं पे कहाँ दीवाने खास में रहती थी, बाकी सब अलग अलग, है ना। जैसे आप जाओगे रेड फोर्ट में एंटर करोगे, वहां पे भी आपको एक दीवाने खास मिलेगी। आप कभी दिल्ली में जाओगे, दिल्ली में लाल किला देखने जाना, तो वहां पे आपको सारी चीजें अलग अलग तरीके से पूरी मतलब जो लोग रहने वाले थे उनके लिए अलग था, और जहाँ पे आम जनता के लिए मिलने के लिए वो होता था वो भी अलग बना हुआ है। अभी भी आप देख सकते हो दीवाने खास भी है जहाँ पे उनकी बेगम और वो खुद रहते थे। तो आप लाल किला में ये सब देख सकते हो कभी आप विजिट करोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो दीवाने खास है। 223 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। रेड शर्ट आंदोलन, जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है, उसका नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तो भाई इसका जो राइट आंसर है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान है, और इन्होंने ही इन्हें खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। रेड शर्ट आंदोलन की इन्होंने नेतृत्व किया था, रेड शर्ट आंदोलन का। ठीक है, 224 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 224, 1930 से 1932 तक 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलो दोनों कथन पढ़ लेते हैं। ए में लिखा है गोलमेज सम्मेलन, कौन सा? गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया था। बिल्कुल भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर बी में देखते हैं, महात्मा गांधी ने 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बिल्कुल, पहले में तो महात्मा गांधी ने भाग लिया नहीं था, मतलब महात्मा गांधी ने क्या, कांग्रेस की तरफ से पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई गया ही नहीं था, कांग्रेस की तरफ से नहीं गया था, कांग्रेस की तरफ से पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई नहीं गया था। लेकिन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता उसमें गांधी जी गए थे, और फिर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था, दूसरे में सिर्फ गांधी जी गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो शामिल होने वाले थे वो थे आपके अंबेडकर जी, वो तीनों आपके गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। कौन? अंबेडकर जी। तो वो ऐसे सकते तीनों सम्मेलन में शामिल हुए। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है ए ऑप्शन, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए होने वाला है। ठीक है, 225 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन व्यापार संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान तक फैले थे? तो ये मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। हड़प्पा कालीन व्यापार मेसोपोटामिया तक आपके फैले हुए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 226 को डिस्कस करते हैं। 226 में लिखा हुआ है, पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है? देखो भाई ये क्वेश्चन इस पीडीएफ में पहले भी रिपीट हो चुका है, लेकिन काफी पहले निकल गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रुद्रदामन प्रथम है। रुद्रदामन प्रथम ने ये जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया था, किसका? सुदर्शन झील का, पश्चिमी क्षत्रप वंश के। कौन? रुद्रदामन जी ने, रुद्रदामन प्रथम। 226 का राइट आंसर रुद्रदामन प्रथम। 227 का क्वेश्चन नंबर 227 पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। बी ओ चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे? किस क्षेत्र में शामिल थे? कौन? बी ओ चिदम्बरम पिल्लई, ये मद्रास क्षेत्र में क्रांतिकारी रूप से ये सक्रिय रूप से शामिल थे। जितनी भी क्रांतियां हो रही थी उसमें ये सक्रिय रूप से शामिल थे। कौन? बी ओ चिदम्बरम, लेकिन मद्रास क्षेत्र में। ठीक, 228 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 से 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था? 228। तो चंद्रगुप्त के बाद जो आया था वो बिंदुसार आया था। कौन? बिंदुसार, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया था? बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 229 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 229 में? किस प्रमुख भारतीय नेता ने 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो बढ़े हुए भूमि करों के विरुद्ध एक प्रमुख नागरिक अवज्ञा आंदोलन था? तो बारदोली आंदोलन के लिए कौन फेमस है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने सरदार की उपाधि भी इसी बारदोली आंदोलन में ही दी गई थी। बारदोली आंदोलन में किसने दी थी? जो वहां पे जो महिलाएं थी, महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। किसकी? सरदार की। कहाँ पे?
ये बारदोली में, जब जो आंदोलन हुआ था बारदोली का सत्याग्रह आंदोलन, तो जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि दी गई थी, महिलाओं ने बोला था सरदार इनको वहां पे। क्वेश्चन नंबर 230 को डिस्कस करते हैं। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक और वैचारिक नेता कौन थे? तो जो इसका जो राइट आंसर है भाई, गदर पार्टी के तो लाला हरदयाल जी थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, समझ लो, आप उसको रट ही लो। मतलब ये आपको जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा ये वाला क्वेश्चन। कौन सा? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल जी ने की थी। ठीक है, तो याद रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 231 पढ़ लेते हैं। 231 में क्या लिखा हुआ है? किस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर दिया? पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया था। तो देखो भाई, शेर शाह ने क्या किया था? पहले हुमायूं था उसके साथ झगड़ा करके, मतलब युद्ध करके उसको भगा दिया था और उसका हथिया लिया था। एक टाइम के बाद जब शेर शाह सूरी की मौत हो गई, उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो शासन संभालने लगे थे, लेकिन उनमें उतना हुनर नहीं था, युद्ध नीति नहीं थी उनकी अच्छी। तो फिर हुमायूं ने फिर से एक बार फिर हराया उसके उत्तराधिकारी को। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो हुमायूं है। मतलब हुमायूं ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को फिर से ऊपर 1555 में ये क्या किया, उनको पराजित कर लिया और फिर सत्ता हथिया ली थी, मतलब सत्ता में आ गया था। और उसके बाद 1556 में हुमायूं की हुमायूं की जो थी वो मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी कब, कैसे? ये मतलब लाइब्रेरी में पढ़ते समय सीढ़ियों से लुढ़क गया था, तो उस टाइम पे ये हुमायूं की मृत्यु हुई। उसके बाद 1556 में अकबर का लगभग वो शायद 11 वर्ष के थे, तब उनका उस टाइम पे उन्हें सिंहासन पर बैठ गए थे अकबर जी, है ना। हुमायूं के बाद अकबर आए थे। तो देखो जैसे मुगल में, जैसे मैं आपको एक वो बता देता हूँ हायरार्की की किस तरीके से आए थे, एक ऑर्डर बता देता हूँ। पहले कौन आया था? देखो बाबर, पहले कौन? बाबर आया, और फिर हुमायूं, हुमायूं और फिर अकबर, है ना। फिर कौन आया था अकबर के बाद? फिर अकबर के बाद है, मैं इधर लिख देता हूँ, जहांगीर, है ना। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब, ये मेन है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये इनका ऑर्डर है, इनके बाद आए थे ऐसे। 232 क्वेश्चन नंबर पढ़ें। 232 का जो राइट आंसर है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें भाई। 1905 से 1917 की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता है, और इस समय के दौरान निम्नलिखित में कौन सा नेता चरमपंथी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो 232 देखो, मेरी बात समझो। यहाँ पे आपको जो नाम मिल रहा है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये तीनों, बिपिन चंद्र पाल, इनको लाल बाल पाल भी बोला जाता है। क्या? लाल बाल और पाल, ये गरम दल के नेता थे। ठीक, तो यहाँ पे जो चरमपंथी चरण से संबंधित कौन नहीं है, वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में आप सुनो, ये नरम दल के नेता थे। कौन? नरम दल के। आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी के गांधी जी के कौन हैं? यही तो उनके गांधी जी के गुरु हैं। और एक बात देखो, गोपाल कृष्ण गोखले ही सुभाष चंद्र बोस जी के भी उन गुरु मान सुभाष चंद्र बोस जी के भी गुरु हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो है लाल बाल पाले गरम दल के हैं, और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के हैं, यही चरमपंथी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। कुछ भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में आप लिखो, ओके, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना गाइज, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके गाइज, चलिए मूव करते हैं 233 नंबर के क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन बिहार का वह पुराना जमींदार था जो 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा था? समझ रहे हो?
तो इसका जो जो बाबू कुंवर सिंह थे, इन्होंने 1857 के दौरान बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों से उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका, देखो बिहार में बाबू कुंवर सिंह हो गए, आपके लखनऊ में बेगम हजरत महल हो गई, और कानपुर की तरफ से आपके तत्या टोपे हो गए, और इसमें बैरकपुर से मंगल पांडे जी ने संघर्ष किया था 1857 के समय में। फिर आपका मेरठ में भी हो रहा था ये सब, है ना। तो ये सब आपके अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे 1857 का जो विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 234 की तरफ चलते हैं कि किस रियासत पर निजाम का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सरफ खास संपत्ति थी। तो कहाँ के जो हैदराबाद के निजाम थे उनके पास अपना व्यक्तिगत शासन था। 235 क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। 235 में लिखा हुआ है कि 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक विस्तृत था। तो भाई 1530 में किसकी मृत्यु हुई थी? ये बाबर की। क्यों? क्योंकि देखो 1526 में जब ये मुगल सल्तनत की शुरुआत की उसने, मतलब इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, फिर मुगल सल्तनत यहाँ पे आ गई थी। फिर 1526 के बाद 1527 में एक युद्ध हुआ था। कौन सा? बाबर ने जो लड़ा था चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। कब? 1527 में। 1527 में और 1528 में। 1528 में ये खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा था। कहाँ का? खानवा का युद्ध। अब उसके बाद देखो, मतलब बाबर जब तक यहाँ पे आया युद्ध ही लड़ता रहा। 1529 में एक मिनट, 26 हाँ, यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया, एक मिनट रुक जाओ। 1526 में कौन सा हुआ था? 1526 में पानीपत का, और 1527 में ये खानवा का हुआ था। खानवा का 1528 में चंदेरी का हुआ था, और 1529 में घाघरा के युद्ध हुआ था। तो ये चार जो युद्ध थे बाबर के थे। उसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। मतलब ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है 235 का, है ना। देखते हैं कितने टोटल क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा देखो दोस्तों क्वेश्चन नहीं बचे हुए आपके, सिर्फ लगभग 34 क्वेश्चन बचे हुए। इनको फिनिश करने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी करेंगे। ओके गाइज, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। ये क्वेश्चन करते देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में निकाले हुए। आप डायरेक्ट पीडीएफ में देख भी सकते हो, किसी न किसी एग्जाम में आए हो, डायरेक्ट मैंने वहीं से कॉपी कर लिया है ना। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 236 पे। निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधीक्षक सहना ए मंडी की नियुक्ति की थी? तो सहना ए मंडी बाजार के मतलब अधीक्षक के रूप में किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक। 237 क्वेश्चन नंबर करते हैं कि चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरा चौरी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो चौरा चौरी भाई लोगों, ये जो आपकी अभी किस राज्य में है? वो है आपकी ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है चौरा चौरी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 238 पे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला आपको 238 का, वो है दादा भाई नौरोजी ने। निकासी का जिसे बोलते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत, इसका समर्थन किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। चलो 239 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हड़प्पा मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करता था? अभी मैंने ये पढ़ाया हुआ है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट जिस पे लिख दिया आप याद कर लो। हड़प्पा देखो वो किसके मतलब औजार का उपयोग करते थे? ठीक। तो वो ज्यादातर कांस्य की औजार यूज करते थे। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता तो कांस्य युगीन है ना, तो कांस्य का ज्यादा उपयोग करते थे। याद हो गया। चलो 240 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ? जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर दिया।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरठ में, 10 मई को फिर मेरठ में हुआ था। मेरठ से लोग दिल्ली की तरफ गए थे, फिर उन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा था कि आप हमारे नेता हो, आप मतलब आप थोड़ा नेतृत्व करो, बाकी हम लोग लड़ेंगे, है ना। तो ये बहादुर शाह जफर को जब ये विद्रोह शुरू हुआ था तो कहाँ से, मेरठ से शुरू हुआ था पहले, सबसे पहले मतलब मेनली तो बैरकपुर से शुरू हुआ था जो कि पश्चिम बंगाल में, उसके बाद फिर मेरठ में भी यहाँ तक पहुंच गया था, तब मेरठ में भी भड़क उठा था विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 241 पढ़ लेते हैं। 1 मिनट के लिए मैं चेक भी कर लेता हूँ कि सारा कुछ सही चल रहा है कि नहीं, है ना। स्क्रीन में बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, आपको आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा सारी चीजें। हम चलो आगे के क्वेश्चन जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। 241 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने से कितने के बीच फली फूली। ठीक है, तो ये आपकी 2500 से 1800 ईसा पूर्व तक फली फूली थी, 2500 ईसा पूर्व से 1800 के ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 242 कर लेते हैं। 242 में क्या लिखा हुआ है कि 1921 का मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921 में, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। देखो क्वेश्चन में भी आप नॉलेज ले सकते हो कि मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और मोपला विद्रोह को मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था। निम्नलिखित में से ये हुआ किस स्थान पर था, मोपला विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। तो भैया मोपला विद्रोह जो हुआ था वो आपका बंगाल में हुआ था। क्लियर बात है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए 243 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। किसके प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया। भैया देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये वाला याद जरूर कर लेना, आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा जा गया है और आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। तो ये देखो समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम में, कब, 1829 में ये खत्म कर दिया गया था आपका कौन सा, सती प्रथा। 243 का आपका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। तो 244 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे। तो कुषाण शासक जो कनिष्क थे वो आपके बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, मतलब जो कनिष्क थे कुषाण शासक वो बौद्ध धर्म को मानते थे। और कनिष्क के समय में ही, यहाँ पे देखो कनिष्क के समय में ही तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ में, कहाँ हुई थी भाई, ये कश्मीर में हुई थी। और कश्मीर में हुई थी तो कब, ये पहली शताब्दी के समय हुई थी, पहली शताब्दी में हुई थी। क्लियर बात है, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 245 पढ़ लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था। अलीगढ़ आंदोलन का जो मुख्य लक्ष्य था मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा था, मतलब जो आंदोलन चल रहा था मुसलमानों की आधुनिक शिक्षा के लिए चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 246 पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज घोषित किया था, उसका ही प्रस्ताव लाया गया था। किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलो 247 क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के परिचालन हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई। भारत की योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे, प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। 248 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं कि हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था। कौन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में जो आया था वो ह्वेनसांग आया था। कौन, ह्वेनसांग आया था। ठीक है, और वो किसके दरबार में आया था, फाहियान, फाहियान, एक फाहियान आया था ना, हर्षवर्धन तो ह्वेनसांग के आया था, फाहियान इसका आप आंसर दो है कमेंट बॉक्स में देना एक बार अगर आपको पता है तो, है ना। चलो देखते हैं आप कितना हिस्ट्री सही से पढ़ रहे हो। 249 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन ए है आध्यात्मिक अनुष्ठान, सैन्य अड्डा था क्या, या तांबा खनन के लिए था, या समुद्री व्यापार के लिए था। तो 249 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है वो है आपका समुद्री व्यापार। क्यों, क्योंकि जो लोथल है
ये गुजरात में है। कहाँ पे? समुद्र तट के आसपास। इसीलिए तो समुद्री व्यापार लोथल से होता था सबसे ज्यादा, है ना। क्वेश्चन नंबर 250 पढ़ लेते हैं। 250 में क्या लिखा हुआ है? अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध है? तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। मतलब अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र था। कौन पुत्र था? अशोक। क्लियर बात है। चलो 251 क्वेश्चन करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया? अभी अभी हमने देखो ये क्वेश्चन किया था। यहाँ पे देख लो कहाँ गया भैया, 1929 का। तो यहाँ पे देखो ये रिपीट हो रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्टिक लगा देता हूँ भैया, याद कर लेना, है ना। लाहौर अधिवेशन 1929, मतलब बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 252 क्वेश्चन नंबर करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य निम्नलिखित में से ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन को शुरू करने में कौन से दो प्रमुख नेता शामिल थे स्वशासन के लिए? क्लियर बात है। तो इसमें देखो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने स्वशासन के लिए बहुत कोशिश की, मतलब तभी तो इन्होंने होम रूल की स्थापना की। होम रूल लीग की। होम रूल लीग की किसने? एनी बेसेंट जी ने और बाल गंगाधर तिलक जी ने। क्लियर बात है। चलो 253 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं कि सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? तो सिंह सभा आंदोलन आप देख सकते हो, इसे नाम से ही पहचान होगा कि सिख धर्म से संबंधित है। 254 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था? क्या औरंगजेब ने ताजमहल बनवाया? नहीं भाई, है ना। हुमायूं का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करी थी, उसने ही बनवाया। बचा क्या? बीबी का मकबरा, ये औरंगजेब ने बनवाया था। क्लियर बात है। चलो 255 क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला? 1857। 1857 जब युद्ध हो गया था, संग्राम हुआ था, उसके बाद इन्होंने क्या सीख ली? इन्होंने कई सारी नीतियां चलाई। इन्होंने कहा राजाओं से कि एक डील करते थे, ये कहते थे सेना में फिक्स्ड अमाउंट में, जो फिक्स्ड नंबर में इनके सैनिक भी रहेंगे। तो हर शायद 3 भारतीय सैनिकों पर एक अंग्रेज सैनिक रहता था। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 256 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 256, हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता क्या थी? तो देखो भैया क्या थी? अनियमित आवासीय लेआउट। नहीं, ऐसा अनियमित तो था ही नहीं। ठीक है। 256 में भूमिगत मंदिर थे? ऐसा भी नहीं था। वृत्ताकार किले थे? ऐसा भी नहीं था। ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें थी? ये इसका राइट आंसर है। आप देखो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। वहां पे भूमिगत मंदिर तो पाए नहीं जाते थे, है ना। वृत्ताकार मतलब गोल किले भी नहीं बने हुए थे ना, अनियमित था कुछ। तो ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें पाई जाती थी। डी ऑप्शन इसका राइट हो गया। 257 का देख लो भाई। 257 में लिखा हुआ किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे? वो कौन था मौर्य शासक? भाई वो तो आपके डी ऑप्शन यानी कि अशोक जी थे, जिन्होंने विदेशों में भी होते, इन्होंने अपना पुत्र पुत्री को भी कहा? श्रीलंका भेजा था। इनकी पुत्री का नाम था शायद संघमित्रा। संघमित्रा। और इनके जो पुत्र का नाम था वो था महेंद्र। महेंद्र, है ना। इन्होंने उसको श्रीलंका भेजा था, किसके? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्वेश्चन नंबर 258 सॉल्व करते हैं। 258 में क्या लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका? देखो चंद्रगुप्त जी ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को हराया था। किसको? धनानंद को हराया था। उसके बाद उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मतलब मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की, जो नंद वंश का ये अंतिम शासक था। अंतिम शासक था किसका? नंद वंश का, धनानंद। ठीक। 259 क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। 259 में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी जो की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? देखो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मतलब मूर्ति निकली थी। और वो किसकी बनी हुई थी? वो कांस्य की बनी हुई थी, मतलब नाचती हुई लड़की की जो प्रतिमा निकली थी छोटी सी, है ना। तो वो कांस्य की बनी हुई थी। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से।
260 क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में वाणिज्यिक फसलों को प्राथमिकता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा प्रचारित प्रचारित वाणिज्यिक फसल का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब ये बी। नील जो है, नील का ही वाणिज्य मतलब व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो नील इसका राइट आंसर है। 261 विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो ये तो आपका मोहनजोदड़ो में मिला था, तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो गया। 262 क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया था? मतलब किस शासक ने बौद्ध स्तूपों का सबसे ज्यादा निर्माण करवाया था? इसका जो राइट आंसर अशोक, अशोक जी ने बहुत सारे बौद्ध स्तूप बनवाए थे। 263 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। भारत में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस कानून ने दी थी? तो विधवा पुनर्विवाह की अनुमति जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 यानी कि बी ऑप्शन जो है इससे अनुमति मिली थी। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में मैंने खुद देखा है रिपीट होते हैं, जब मैं पेपर एनालिसिस करता हूँ तो उसमें देखा गया है क्वेश्चन। तो 264 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आपको ये क्वेश्चन जो मैं जिसपे स्टार लगा रहा हूँ एस्टिक, उनको आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो 264 का जो आंसर है आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। 265 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए की गई थी। हरित क्रांति का सर्वाधिक फोकस किस क्षेत्र पर था? तो जो हरित क्रांति सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में फोकस हुआ था? इसका पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में। क्लियर है? चलो 266 क्वेश्चन नंबर करते हैं। किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज ने ही इंडिका पुस्तक लिखी है। कौन सी? इंडिका, जिसमें भारत के बारे में वर्णन किया था। वर्णन किसके बारे में? भारत के बारे में, इंडिका पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 267 कर लेते हैं, है ना? ओके, 1 मिनट। सारा कुछ स्क्रीन पे सेट है, मैं लास्ट में देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, सब कुछ सेट है, ठीक। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक ब्रिटिश, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था? क्वेश्चन नंबर 267 का जो राइट आंसर भैया ये आर्यभट्ट जी थे। आर्यभट्ट कहाँ, ये गणितज्ञ थे अपने, है ना। ब्रिटिश मतलब समय में तो ये स्वामी विवेकानंद थे, राजा राम मोहन राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे। अरे आर्यभट्ट जी तो महान थे, वो अपने इससे पहले के टाइम के थे, ठीक। चलो 268 का क्वेश्चन करते हैं। किस युद्ध के बाद अशोक ने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया? तो सभी लोग आप जानते हो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थल का संबंध किस नदी से है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे को 269 क्वेश्चन। अब आज हमारी हिस्ट्री खत्म हो गई। नेक्स्ट डे जो आपको वीडियो मिलने वाला है वो पॉलिटी का मिलेगा और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हो सके तो आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।